हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मुल्तान के उस पुराने मोहल्ले में जहाँ गलियों में शाम को लालटेन जलती थीं और मस्जिद से अजान की आवाज़ दिल को सुकून देती थी, वहाँ रहती थी ज़ारा। ज़ारा सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे उम्र से ज़्यादा परिपक्व बना दिया था। वह सरकारी स्कूल में टीचर थी। सुबह स्कूल जाती, दोपहर को बच्चों के नोट्स चेक करती और शाम को घर लौटकर अम्मी के लिए दवा का इंतज़ाम करती। अब्बू रिटायर हो चुके थे। घुटनों का दर्द उन्हें बिस्तर से बांधे रखता था। अम्मी का ब्लड प्रेशर हमेशा ऊपर नीचे रहता। घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा। ज़ारा कभी शिकायत नहीं करती, बस मुस्कुराकर कहती, अम्मी, अल्लाह ने जो दिया है उसी में खुश रहो। एक शाम अब्बू को अचानक सांस फूलने लगी। ज़ारा घबरा गई, टैक्सी बुलाई और उन्हें तुरंत सिटी हॉस्पिटल ले गई। इमरजेंसी में डॉक्टर फ़हाद मिले। फ़हाद शहर में नई प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे। विदेश से एमडी करके लौटे थे, लेकिन गांव के लोगों का दर्द समझते थे। उन्होंने अब्बू को तुरंत ऑक्सीजन दी, टेस्ट करवाए और कहा, चिंता मत कीजिए, यह एंजाइना का हल्का अटैक है, लेकिन नियमित दवा और आराम ज़रूरी है। बिल देखकर ज़ारा के हाथ कांप गए। 3,000 रुपये। उस महीने स्कूल का वेतन अभी नहीं आया था। फ़हाद ने उसकी परेशानी भांप ली। मुस्कुराते हुए बोले, बीबी जी, पैसे बाद में दे देना, पहले अब्बू को ठीक करो, मैं कल घर आकर फॉलो अप लूँगा। उसके बाद फ़हाद हफ्ते में 2 बार घर आने लगे। पहले तो सिर्फ मेडिकल बातें, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ीं। फ़हाद को ज़ारा की स्कूल की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता। ज़ारा बताती कि कैसे एक गरीब बच्चे को फ़ीस माफ़ करवाने के लिए प्रिंसिपल से लड़ाई की। फ़हाद हंसते और कहते, आप में हिम्मत है ज़ारा, आजकल ऐसे लोग कम हैं जो दूसरों के लिए लड़ें। ज़ारा चुपचाप सुनती। उसके दिल में एक अजीब सी शांति होती। फ़हाद की आंखों में सम्मान था, सहानुभूति थी। कभी कभी जब फ़हाद देर रात हॉस्पिटल से मैसेज करते, अब्बू की दवा समय पर दी, तो ज़ारा को लगता कि कोई है जो उसके बोझ को बांट रहा है। एक रविवार को अब्बू की तबीयत फिर बिगड़ी। फ़हाद ने कहा, चलो पार्क में हल्की सैर कराएं, ताज़ी हवा अच्छी रहेगी। तीनों पार्क गए। अम्मी और अब्बू बेंच पर बैठे रहे। ज़ारा और फ़हाद थोड़ा आगे चले। फ़हाद ने कहा, ज़ारा, आप इतनी अकेली क्यों लगती हो, परिवार है फिर भी। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अकेला नहीं हूँ डॉक्टर साहब, बस जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। फ़हाद रुक गए। नरम स्वर में बोले, अगर कभी बोझ लगे तो बताना, मैं दोस्त की तरह सुनूंगा। उस दिन ज़ारा के दिल में पहली बार कुछ हल्का सा महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी खाली जगह भर रही हो। लेकिन वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिलाया और लौट आई। फिर धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। फ़हाद हॉस्पिटल के बाद कभी स्कूल के बाहर मिल जाते। एक कप चाय पर बातें। ज़ारा को फ़हाद की सादगी पसंद आने लगी। वह कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, हमेशा साधारण शर्ट और पैंट। कहता, पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती, काम से आती है। ज़ारा को लगता कि यह इंसान उसके सपनों जैसा है। वह रात को सोचती, काश अम्मी अब्बू समझ पाते, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। बस दिल में एक प्यार सा उगाया था, साफ, सम्मान भरा, बिना किसी गंदगी के। लेकिन जिंदगी में खुशियां अकेली नहीं आती। मोहल्ले में फ़हाद की क्लिनिक की एक असिस्टेंट थी, राबिया। वह फ़हाद को पसंद करती थी। जब देखा कि फ़हाद ज़ारा के घर ज़्यादा जाता है तो जलन हो गई। एक दिन फ़हाद ने ज़ारा को मैसेज किया था, कल अब्बू का ईसीजी करवाना है, मैं खुद ले आऊँगा। राबिया ने चुपके से फ़हाद का फ़ोन देख लिया, स्क्रीनशॉट लिया और उसे एडिट कर दिया। उसमें लिखा, ज़ारा, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है, कल मिलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। फिर यह स्क्रीनशॉट मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, साथ में एक फ़र्ज़ी ऑडियो भी, जिसमें राबिया ने अपनी आवाज़ बदलकर कहा, डॉक्टर साहब ज़ारा को प्रपोज़ कर रहे हैं, परिवार को पता चल गया तो क्या होगा। अगले दिन आग लग गई। स्कूल में प्रिंसिपल ने ज़ारा को बुलाया। बोले, कुछ पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं टीचर का चरित्र ठीक नहीं, बच्चे पढ़ाने वाली औरत का नाम इस तरह, आप समझ रही हैं ना। ज़ारा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर आकर अम्मी रो रही थीं। अब्बू ने सिर पकड़ लिया। बेटी,
लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा, डॉक्टर से दूर रहो। झारा चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान बंद। फ़ोन पर फहाद का मैसेज आया, सब ठीक है? झारा ने जवाब नहीं दिया। डर थी कि कहीं फहाद का परिवार भी सुन ले। फहाद के घर पर भी खबर पहुंच गई। उनकी अम्मी ने कहा, बेटा वो लड़की तेरे पैसे के पीछे है, क्लिनिक का नाम खराब हो जाएगा। फहाद ने सारी बातें सुनी, लेकिन चुप रहे। उन्होंने झारा को फ़ोन किया, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन अब भी थोड़ा रुक जाते हैं। झारा का दिल टूट गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब आपकी इज्जत भी मेरी वजह से। फहाद ने बीच में टोका, झारा सच्चाई सामने आएगी, बस थोड़ा सब्र। फिर असली मुसीबत आई। अब्बू का दर्द फिर बढ़ा। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बिल 10,000 से ऊपर। झारा के पास पैसे नहीं थे। स्कूल से छुट्टी ली, घर पर बैठकर रोती रही। फहाद ने चुपके से बिल भर दिया। अम्मी को पता चला तो बोली, बेटी ये लड़का अच्छा है, लेकिन अफवाहों ने सब खराब कर दिया। झारा ने कहा, अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मदद ली। राबिया रोज़ क्लिनिक में फहाद को देखती और अंदर से पछतावा होने लगा। एक दिन फहाद की क्लिनिक पर उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया। फहाद ने रात भर इलाज किया, बिना एक पैसा लिए। राबिया ने देखा कि फहाद कितना नेक है। रात को वह फहाद के पास आई और रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब मैंने गलती कर दी, वो स्क्रीनशॉट मैंने एडिट किया था, मुझे जलन हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने झारा दीदी का कितना नुकसान किया। फहाद ने तुरंत मोहल्ले के ग्रुप में पूरा सच लिख दिया। ओरिजिनल मैसेज, राबिया का कबूलनामा, सब। लोग स्तब्ध रह गए। प्रिंसिपल ने खुद झारा को फ़ोन करके माफ़ी मांगी। अब्बू की आंखें नम हो गईं। अम्मी ने झारा को गले लगाया और कहा, मैंने तुझे शक किया, माफ़ कर दे बेटी। फहाद के घर वालों ने भी राबिया का मैसेज पढ़ा और फहाद की अम्मी ने कहा, बेटा हमने जल्दबाजी की, ज़ारा जैसी लड़की घर की बहू बनाए तो इज्जत बढ़ेगी। राबिया ने खुद ज़ारा के घर आकर माफ़ी मांगी। रोते हुए बोली, दीदी मैंने सोचा नहीं था कि अफवाह इतना नुकसान करेगी। मुझे अपनी जलन पर शर्म आ रही है। अब से मैं कभी किसी की पीठ पीछे नहीं बोलूँगी। झारा ने उसे गले लगाया। राबिया गलती सबसे होती है, बस सुधार लो। कुछ महीनों बाद अब्बू पूरी तरह ठीक हो गए। फहाद के परिवार ने रिश्ता भेजा। ज़ारा और फहाद की शादी हुई, लेकिन शादी से पहले फहाद ने ज़ारा से कहा, हमने जो सब्र किया वो हमें मजबूत बनाएगा। ज़ारा मुस्कुराई और बोली, और अब हम दोनों मिलकर दूसरों की अफवाहों को रोकेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि अफवाहों पर कभी अंधा विश्वास मत करो। सच्चाई जानने से पहले किसी का चरित्र मत मारो। प्यार हो या दोस्ती, इज्जत और भरोसा सबसे ऊपर है। जो गलती करता है उसे पछतावा ज़रूर होता है, और अगर दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, दूसरों का ख्याल रखो और जलन को दिल में जगह मत दो, वरना एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को तोड़ सकती है। अब आप बताओ, आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसी अफवाह आई थी? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर कहानी दिल को छू गई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे से शहर कानपुर की, जहां सड़कें अभी भी पुरानी साइकिलों और रिक्शों से भरी रहती हैं। वहां एक सरकारी स्कूल है जिसकी दीवारें थोड़ी फटी हुई हैं, लेकिन अंदर बच्चों की हंसी गूंजती है। उसी स्कूल में नेहा नाम की लड़की काम करती थी। उम्र 26 साल, साधारण साड़ी में स्कूल जाती, चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान। उसके पिता रिटायर्ड क्लर्क थे, माँ घर संभालती थीं और छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता था। परिवार का बोझ नेहा के कंधों पर था। वो स्कूल में टीचर थी, 5वीं क्लास पढ़ाती थी। बच्चों को पढ़ाना उसके लिए नौकरी नहीं, जुनून था। एक सुबह स्कूल में अचानक खबर आई कि शहर के बाहर से एक वॉलंटियर आ रहा है कंप्यूटर क्लासेस शुरू करने के लिए। नाम था करण, 29 साल का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो अपनी जॉब के साथ साथ बच्चों को फ्री में सिखाने आया था। पहली दिन जब करण क्लासरूम में घुसा, नेहा चौक पकड़े खड़ी थी। करण ने सर झुकाकर नमस्ते किया और बोला, दीदी मैंने सुना है आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, मैं बस थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, करण जी यहाँ सब बच्चे ही मेरे भाई बहन हैं, आप जितना सिखा सकें कर लीजिए।
उस दिन से शुरू हुआ उनका साथ। ब्रेक टाइम में चाय की 2 कपों के साथ बातें। करण बताता कि कैसे शहर के बड़े ऑफिस में काम करते करते भी उसे लगता था कि असली खुशी तो बच्चों के चेहरों पर है। नेहा सुनती और सोचती, कितना अलग है ये लड़का, बिना किसी स्वार्थ के इतनी दूर से आकर बच्चों के लिए समय देता है। धीरे धीरे बातें स्कूल से बाहर निकलने लगीं। कभी व्हाट्सएप पर बच्चों के प्रोजेक्ट की फ़ोटो शेयर करते, कभी नेहा कहती, करण, आज रिया ने आपकी क्लास में पहली बार कंप्यूटर पर अपना नाम टाइप किया, उसका चेहरा देखा होता तो। करण जवाब देता, नेहा, वो खुशी तुम्हारी वजह से है, तुमने उसे हिम्मत दी। नेहा को अब करण की याद आने लगी थी। रात को बिस्तर पर लेटकर सोचती, ये कैसा एहसास है, बस उसकी एक आवाज़ सुन लूँ तो दिन अच्छा हो जाता है। करण भी घर जाकर सोचता, नेहा जैसी लड़की मिलना मुश्किल है, इतनी लगन, इतनी सच्चाई। लेकिन दोनों कुछ कहते नहीं, बस नज़रों में एक खास चमक, एक खामोश इज्जत। एक दिन स्कूल के वार्षिक फंक्शन में नेहा स्टेज पर बच्चों के साथ गा रही थी। करण पीछे की सीट से देख रहा था। उसकी आंखें नेहा पर अटक गईं। नेहा ने एक पल के लिए नज़र मिलाई और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फंक्शन के बाद करण ने सिर्फ इतना कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो। नेहा शर्मा गई, बस बच्चों के लिए। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। घर पर दबाव बढ़ने लगा। पिता की सांस की बीमारी पुरानी हो चुकी थी। भाई का कॉलेज का फीस बाकी था। एक रात खाने की मेज़ पर पिता ने कहा, नेहा, तुम्हारी उम्र हो गई है, शर्मा जी का लड़का आया है, अच्छा बिजनेस है, घर परिवार सब सेट है, शादी कर लो तो कर्ज भी उतर जाएगा। नेहा चुप रह गई। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी, प्यार व्यार सब ठीक है, लेकिन घर चलता है पैसे से। नेहा की आंखें भर आईं। वो सोचती, कर्ण के साथ जो एहसास है वो किसी अमीर लड़के के साथ तो कभी नहीं होगा। लेकिन परिवार की मजबूरी देखकर चुप रह जाती। तभी स्कूल में एक लड़की थी, सीमा। वही क्लास में टीचर, नेहा की सहेली जैसी। लेकिन सीमा को करण पसंद था। जब उसने देखा कि नेहा और करण कितने करीब आ रहे हैं तो जलन ने उसे अंदर से खा लिया। एक शाम सीमा ने नेहा और करण की पुरानी चैट्स निकाली, जिनमें स्कूल के छोटे छोटे फंड की बात थी। उसने उन मैसेजेस को एडिट किया, कुछ लाइनें जोड़ दी कि करण, ये पैसे हमें घर के काम में लग जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। एक फेक ऑडियो भी बनाया जहां नेहा की आवाज़ लग रही थी कि वो कह रही है, स्कूल के पैसे से थोड़ा मैनेज कर लेंगे। फिर सीमा ने ये सब लोकल टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप और मोहल्ले के पेरेंट्स ग्रुप में फैला दिया। अगले दिन पूरे स्कूल में तूफान आ गया। प्रधानाचार्य ने नेहा को बुलाया। नेहा, ये क्या है? पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि तुम फंड मिसयूज़ कर रही हो। नेहा स्तब्ध रह गई। सर, ये झूठ है, मैंने कभी। लेकिन स्क्रीन पर वो फेक स्क्रीनशॉट थे। बाहर माता पिता इकट्ठे हो गए थे। ऐसी टीचर को स्कूल में रखना ठीक नहीं। मोहल्ले में अफवाह फैल गई। नेहा ने स्कूल के पैसे हड़प लिए। घर पर पिता ने फ़ोन पर डांटा, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब शादी का रिश्ता भी टूट जाएगा। करण ने भी वो मैसेज देख लिए। उसका दिल टूट गया। शाम को स्कूल के गेट पर नेहा से मिला और ठंडे स्वर में बोला, नेहा, मैंने तुम पर पूरा विश्वास किया था, लेकिन ये मैं सोच भी नहीं सकता था। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। करण, ये सब फर्जी है, किसी ने बनाया है। करण ने सिर हिलाया। प्रूफ तो सबके पास है। और वो चला गया। नेहा उस रात अकेली छत पर बैठी रोई। एक छोटी सी जलन ने सब कुछ तोड़ दिया। अब असली मुसीबत शुरू हुई। सीमा ने एक और मैसेज भेजा, अगर तुमने स्कूल छोड़ा नहीं तो और प्रूफ फैलाऊंगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नेहा डर गई, लेकिन उसने फैसला किया कि भागेगी नहीं। उसी हफ्ते पिता को अचानक सीने में दर्द हुआ। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, 2 लाख लगेंगे। परिवार के पास कुछ नहीं था। माँ रो रो कर कहती, अब क्या होगा बेटी? नेहा ने अस्पताल के बेड के पास बैठकर सोचा, अगर मैं अब चुप हो गई तो सबको लगेगा मैं दोषी हूँ, लेकिन लड़ना पड़ेगा। उसने अपने एक पुराने दोस्त रवि से मदद मांगी, जो आईटी में काम करता था। रवि ने वो ऑडियो और स्क्रीनशॉट चेक किए। 2 दिन बाद बोला, नेहा, ये पूरी तरह एडिटेड है, वॉइस मॉड्यूलेशन और इमेज एडिटिंग का क्लियर प्रूफ है। नेहा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत थी। स्कूल में प्रधानाचार्य के सामने सबूत रखे, लेकिन सीमा अभी भी झूठ बोल रही थी।
फिर एक शाम हुआ, वो पल जो सब बदल गया। सीमा के घर उसकी छोटी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में नेहा खुद पहुंची, क्योंकि वो जानती थी कि सीमा की बहन उसकी क्लास में पढ़ती थी। नेहा ने डॉक्टर से बात की, अपनी सैलरी से कुछ पैसे भी दिए। सीमा वहाँ खड़ी देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात को सीमा नेहा के घर आई, दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, नेहा, मुझे माफ़ कर दो, बस जलन थी। करण को देखकर मैंने सब गलत किया। मैंने खुद सब ग्रुप में सच बता दिया है। नेहा ने उसे उठाया। सीमा, गलती सब करते हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत कम लोग दिखाते हैं। अगले दिन स्कूल में सीमा ने सबके सामने माफ़ी मांगी। अफवाहें रुक गईं। पेरेंट्स ने नेहा को फूल दिए। करण भी आया, उसकी आंखें नम थीं। नेहा, मैंने तुम्हें शक की नज़र से देखा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं पाया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, करण, विश्वास टूटता है तो जोड़ने में वक्त लगता है, लेकिन तुम आए, ये काफ़ी है। पिता की सर्जरी हो गई। करण ने अपने ऑफिस के दोस्तों से मदद मांगी, फंड इकट्ठा हुआ। परिवार ने देखा कि असली इज्जत पैसे से नहीं, सच्चाई से आती है। करण ने नेहा से कहा, अब हम साथ मिलकर बच्चों के लिए और भी कुछ करेंगे। सीमा ने भी बदल गई। अब वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है, बच्चों को डिजिटल सेफ्टी सिखाती है। दोस्तों, ये कहानी बस एक सच्ची जिंदगी का टुकड़ा है। नेहा और करण आज भी उसी स्कूल में साथ काम करते हैं। परिवार खुश है। और सीमा, वो अब हर किसी को कहती है, अफवाहों पर कभी पूरा विश्वास मत करना, सच की तह तक जाओ। सबक बहुत छोटा सा है, लेकिन जिंदगी भर काम आने वाला। रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए संवाद और सच्चाई ज़रूरी है। गलती करने वाले को मौका दो बदलने का, क्योंकि इंसान बदल सकता है। और कभी भी किसी की इज्जत को अफवाहों के भरोसे मत छोड़ो। सच की राह पर चलोगे तो दुनिया खुद ब खुद रास्ता बनाएगी। जो भी इस कहानी से कुछ सीखा हो, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।